चलिए बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चैप्टर इज रोटेशन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए ठीक है। ओके बच्चे, सो चैप्टर नेम इज रोटेशन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, आज का सेशन आप जितना ध्यान से सुनोगे ना, नोट्स बनाते रहना, बट बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पे बात करने वाले हैं। इनर्शिया के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। एंड बच्चों हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे आज। टॉर्क, ठीक है। सो बच्चों टॉर्क आपको पूरे फिजिक्स में, आई थिंक देखो आप सब 12th में ऑलरेडी हो चुके हैं। टॉर्क के बारे में आपने क्या बोलते हैं अपने इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था। टॉर्क के बारे में आपने मैग्नेटिक फील्ड में वहां भी आपने कहीं ना कहीं टॉर्क देखा था आपने, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, आपको हर जगह काम आएगा पूरे फिजिक्स। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इनर्शिया एंड बिफोर स्टार्टिंग टॉर्क, लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो बच्चों लास्ट टाइम हमने दो थ्योरम की थी। लेट मी रिवाइज दो थ्योरम आल्सो। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, दो थ्योरम हमने कौन कौन सी कवर की थी, याद है किसी को? याद है बच्चों किसी को? फर्स्ट वाज, इट वाज पैरेलल है। यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर आपको जिस ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अगर आपको उसके सेंटर के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, देन यू कैन यूज दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दैट इज आई, yeah, let's go I dash, it will be equal to I of this of the mass, yeah, of the object about its center mass plus m d square, where d is the distance between इस एक्सिस के हम अराउंड हमें निकालना है, एंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। इट वाज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम वाज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, so it was just like iz will be equal to ix plus iy। ये कैसे था ये बच्चों? ये ऐसा था कि अगर मान लो आई एक्स, अगर हमारी कोई एक्सिस है, ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस हमारी है, ठीक है, अपनी एक वाई एक्सिस है बच्चों, ये दोनों प्लेन में है, दोनों इसी प्लेन में है। ठीक है, सो आई एक्स, सॉरी लेट मी, आई एक्स और आई वाई अगर हमें पता है बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों 2D के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर हमें कुछ एक ऐसी एक्सिस के अराउंड हमें निकालना है, अगर बच्चों हमें एक ऐसी एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो दोनों ही एक्सिस की क्या है, अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है। सो आई जेड क्या बच्चों, इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड सरफेस की ऑल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, passing through a point that is equidistant from the center and end on the end. Option A, B, C and D. ओके बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस लिखा है इन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, तो वो जो एक्सिस जिसपे आपको निकालना है ना, जैसे ओ है, ओ जो है वो बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर है। भाई एक्सिस ऐसी भी हो सकती है ना, टेढ़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो बच्चों ऐसे है परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो परपेंडिकुलर। ठीक है,
So it's parallel to an axis that is passing through its center of mass. So you can solve. Can you try this question? सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर बच्चा आप सबको याद हो तो हमें पता है दैट इज ICOM ऑफ रॉड क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो M L स्क्वायर बाय 12 होता नहीं होता अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. किस किस को ये वाली चीज याद है? यस सर. ठीक है. नाउ हमें क्या निकालना बच्चों, हमें I डैश निकालना है. दैट्स हमें IO निकालना, IO. सो दैट विल बी इक्वल टू ICOM प्लस मान लो कि डिस्टेंस कितना है, ये हमने D मान लिया. ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये हमने मान लिया D मान लिया. नाउ अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट O है ना, ये जो एक्सिस O है, ये दोनों हिस्से क्या बच्चों इक्वी डिस्टेंस है. इधर से इक्वी डिस्टेंस है, इधर से इक्वी डिस्टेंस. इसका मतलब क्या है भाई, O और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, L/4. सो वी कैन राइट हियर दैट इज मास ऑफ द रॉड M इंटू D स्क्वायर. D की वैल्यू कितनी है, L/4 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, M L स्क्वायर बाय 12 प्लस M L square by 16. So you can take ML square by 4 common ले लो, अंदर क्या बचेगा, inside it will be 1/3 plus 1/4. So final क्या जाएगा, क्या जाएगा 7 ML square divided by 48. So answer will be B. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? So this is how we can use parallel axis theorem to find the moment of inertia of around a given axis. बच्चों ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ है? बच्चों समझ आएगा यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना. चल ओके. सो बेसिकली बच्चों we need to find moment of inertia of a rod about a perpendicular axis that is passing through a point. उन्होंने पॉइंट दे रखा है, ठीक है. अब बच्चों देखो हमें क्या निकालना, हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम कैसे निकालें. बट हमें सबको पता है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको मैंने बोले थे याद करने के लिए. दैट इज फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर, और वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है. वो उसका आंसर कितना था, ml स्क्वायर बाय 12. सो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, अगर इस एक्सिस को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, तो कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर. डी बच्चों सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में और जो गिवन एक्सिस जहाँ पे हमें निकालना है उन दोनों में डिस्टेंस कितना है, डी का डिस्टेंस है. डी की वैल्यू कितनी है, L/4. बस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया. पॉइंट आया समझ में सब बच्चों? समझ आया क्या? यस सर. आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इसको. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल. बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं आपके नीट में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ये. और इस लेवल के क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट. ठीक है. जेईई में खैर अब इतने नहीं आते इस टॉपिक से, वो थोड़ा सा और हाई लेवल के आते हैं, बट आपके नीट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल. बच्चों अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कल आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने जाते टाइम आपको मैंने क्या चीज करवाई थी, याद करो. हमने क्या लिया था वहां पे, अगर मैं एक ऐसी एक्सिस जो ऐसे पास कर रही है, ठीक है, अगर बच्चों इसकी ये लेंथ L है, बच्चों अगर मुझे इसके अराउंड निकालना है, अगर मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मुझे ये मान लो XY है बच्चों, अगर इसके अराउंड मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
तो इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, क्या क्या वैल्यू आएगी? बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? दैट इज आई एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर बाय 12। याद है, भूल गए? मैंने क्या बोला था? इट इज लाइक ए रॉड, बस रॉड हमने थोड़ी सी मोटी कर दी है। बस मास, अगर मान लो को रॉड है जो बहुत ही पतली रॉड है, उसकी लेंथ कैपिटल एल है और उसका मास कैपिटल एम है, उसका क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाय 12। सिमिलरली ये भी ऐसे होगा। ये बात किस किस को याद है, ये वाली चीज? भूल गए क्या बच्चों? साथ में नोट्स रिवाइज करके आएगा तो भी आप क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट ये वाली, मान लो ये क्या है? ये मान लो एक्स डैश है और ये बच्चों वाई डैश है, ठीक है? और ये बच्चों विड्थ कितनी है? मान लो ये बी है, सॉरी ये बच्चों विड्थ कितनी है? ये बी है। अगर हमें इसके अराउंड निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स डैश वाई डैश के अराउंड कितनी हो जाएगी बच्चों? एम बी स्क्वायर बाय 12। याद है, भूल गए चीज? यस ठीक है। लेकिन बच्चों मुझे चीज बताओ, अगर आपको इसके अराउंड निकालनी हो तो एक ऐसी एक्सिस जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, जेड। बच्चों अगर आपको ये निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? तो आई जेड, याद करो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी ना यहाँ पे। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और उसके प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स वाई प्लस आई एक्स डैश वाई डैश। बच्चों मेरी बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कितना हो जाएगा? एम बाई 12 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? यस सर ठीक है। अब बच्चों देखो हमें करना क्या है। अगर मान लो स्क्वायर हो, इन केस ऑफ स्क्वायर, तो बच्चों अगर मैं लिखूं, मान लो ये आई परपेंडिकुलर लिखा हुआ, आई परपेंडिकुलर, ठीक है? तो बच्चों अगर मैं लिखूं आई परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा वो? ये भी तो वही केस है ना। ये क्या हो जाएगा? आई डी प्लस आई डी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों हमें डायगोनल के अबाउट निकालना है। हमें क्या निकालना बच्चों? डायगोनल के अबाउट। तो डायगोनल कैसे है? इसके प्लेन में तो है ये दोनों, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही तो होने वाला है। सो आई परपेंडिकुलर यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो इसके दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज आई परपेंडिकुलर, इट विल बी सम ऑफ आई डी प्लस आई डी। ये बात किस किस को समझ आई मैंने आपको जो बोली यहाँ पे? तो बच्चों आई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अच्छा उन्होंने ए दे रखा है, सॉरी। अगर मैं ऐसे लिखूं आई जेड किसकी इक्वल था? वैसे तो किसकी इक्वल था ये? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या सेम है। एम बाय 12 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एम ए स्क्वायर बाय 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फिर कितना हो गया? एम ए स्क्वायर बाय 6 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डी, विच इम्प्लाइज इट विल बी एम ए स्क्वायर बाय 12। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सो आंसर विल बी बी। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये बच्चों। देखो अगर आप समझोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मैं याद करने को नहीं कर रहा मैं, अगर आप समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? फिर से रिपीट करो क्या? सर लास्ट वाला एक बार दोबारा करना। देखो कहने का मतलब है, आपको पहले बता देता हूँ बच्चों, जो रेक्टेंगुलर स्लैब होती है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है ना, आप उसको मान लो कि जो स्लैब्स है ना वो क्या है, वो पतली पतली क्या है, रॉड की वो कॉम्बिनेशन है, पतली पतली रोड्स की ऐसे। तो पतली रोड का बच्चों कितना होता है?
ml²/12 होता नहीं होता? यस सर। अगर कोई पतली रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है? ml²/12। ठीक है, अब मान लो जो रोड्स है, मान लो ये सबका मास किसी का m1 है, m2, m3 है, सब मिला के टोटल क्या बन रही है? m बन रही है। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर आपको इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, अगर आपको एक्स वाई के एक्सिस का अबाउट निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका? ml²/12। लेकिन अगर कोई मान लो एक्सिस ऐसे पास कर रही हो, ये वाली एक्स डैश वाई डैश, अगर ऐसी कोई एक्सिस हो तो उसका कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mv²/12। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, दोनों एक्सिस उसके उसी के प्लेन में है। एक ऐसी एक्सिस जो बच्चों दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो कैसे हम निकालेंगे? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज आई z इक्वल टू आई एक्स वाई प्लस आई डैश आई एक्स डैश वाई डैश। बस वैल्यू पुट कर दो, तो हमारी स्लैब का क्या आएगा आंसर? हमारा स्लैब का ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें तो भाई, हमें तो एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो डायगोनल से पास कर रही हो। तो बच्चों कोई भी, अगर कोई भी स्लैब के सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही हो, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी यहाँ से अगर पास कर रही हो बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऐसे पास कर रही हो, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था? एक एक्सिस हमने ऐसे ले ली थी, एक हमने ऐसे ले ली थी, ये ऐसे थी। अब ये कह रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, जो डायगोनल है इसके अबाउट बताओ। तो ये तो सेम रहेगा ना बच्चों, ये तो सेम रहेगा। तो हमने क्या बोल दिया? आई जेड इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, हो रहा है। तो स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट पे क्या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो जाएगी बच्चों? सेम हो जाएगी। तो उसका आंसर कितना है? m²/6 आ जाएगा। सो वी कैन से m²/6 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डी। तो बच्चों आई डी की वैल्यू कितनी आएगी? m²/12। ये बात किसको समझ आई? आगे सब कुछ यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। यस सर। चलो बच्चों, अब देखो कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं आप उनको बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से सुनना प्लीज। ये रट्टा मतलब बच्चों, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको रट्टा लगाने बैठ गए ना, ट्रस्ट में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैं ये नहीं कर रहा आपको याद नहीं रखना, याद रखना है। जैसे मान लो कि एक रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, आपको याद रखना है, ठीक है। बट हाँ, जैसे एंड पे है, अब देखो एंड पे कैसे निकाल लोगे? आपको अगर एक ऐसी देखो, ये तो इस एक्सिस का हमें पता है कितना होता है, ml²/12 होता है। बच्चों एक ऐसी एक्सिस जो यहाँ से पास कर रही है, इसके एंड से पास कर रही है, तो कैसे निकालोगे? आपको याद है? वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या आप सीधा निकाल सकते हो? I2 इज इक्वल टू I1 प्लस में m डी स्क्वायर। I1 कितना है? m ml²/12 प्लस m, डी की वैल्यू कितनी है? L/2 होल स्क्वायर। फाइनली क्या जाएगा? ml²/3। अगर आप ढंग से समझ के करो ना, तो आपको ये रिजल्ट भी याद रहने वाले हैं, आप भूलोगे नहीं, और आप देखते याद आ जाएगा। ये बात किस किस को समझ है बच्चों यहाँ तक? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, ओके, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एट इट्स सेंटर, कितना? ml²/12 अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एट इट्स वन एंड, कितना जाएगा? ml²/3 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ तक समझ आया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो, अब देखो थोड़ा सा उन्होंने टेढ़ा कर दिया, इस बार इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों? एक्सिस रोटेशन है वो एंगल बना रही है। तो बच्चों क्या कर रही है? वो एंगल बना रही है किसके साथ में? रॉड के साथ में। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें ये लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि हमारी एक्सिस ऐसे है, ठीक है, बट हमारी जो रॉड है ना बच्चों, वो ऐसे है। एंगल कितना है? थीटा। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको इस रॉड का बच्चों क्या लेना है? आपको इस रॉड का प्रोजेक्शन लेना है। क्या लेना है बच्चों? प्रोजेक्शन। तो अगर मान लो अगर इसकी लेंथ एल थी, ये एंगल है बच्चों अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा। ठीक है। और अगर मान लो मैं एक यहाँ पे एक ऐसे वो कर दूं, एक लाइन एक और आप ऐसे मैं खींच दूं,
ठीक है। तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक तो इसका तो बच्चों इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा होगा नहीं होगा, होगा ना साइन थीटा। बस हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, हमारा अबाउट सेंटर मास कितना होता है आई का, दैट इज आई सेंटर मास क्या होता है बच्चों, एम एल डैश स्क्वायर बाय 12। बस एल डैश की वैल्यू कितनी पुट कर दो, एल साइन थीटा पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 12। आया क्या बच्चों समझ में, यस सर। ठीक है। सिमिलरली देखो बच्चों, अभी ये ना ये याद नहीं रखने, ये आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, आप वैसे ही समझ जाओगे। आप कितने याद रखोगे, ऐसे भूल जाओगे। अगर मान लो कोई एक ऐसी एक्सिस है जो इसके एंड से पास कर रही है, एंड, तो बच्चों क्या करना है, बस सेम वही फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर बाय 13, बस एल डैश, एल डैश की जगह क्या पुट कर दोगे आप, उसका प्रोजेक्शन यानी कि एल साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, इनमें से यस कोई सर। सा भी याद नहीं करना, ये जो लिखे हुए हैं। तो देखो याद क्या करना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई सेंटर मास से कोई एक्सिस पास कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल याद मत करो, याद करो अच्छी बात है, लेकिन उसको समझ के याद करो। मतलब समझ रहे क्या बोल, कंसेप्ट वाइज। यस। अब देखो कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, इसका ना इसका आंसर एम एस कर पाए, ओके ओके साइंस बेटा, ये आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, आप सीधा सीधा निकाल लोगे। अगर मान लो किसी ने गलती से आपको ये वाला एंगल देने की बजाय अगर यहाँ से कोई ऐसा एंगल बना के दे दिया तो क्या करोगे, यस सर, सही कह रहे समझ हैं। रहे हो? मैं ये नहीं कर रहा याद, बच्चों कभी मेरा ये मत सोचो कि अरे सर तो प्रशांत सर से बोलते याद ही नहीं करना कुछ, मैं वो नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि आप जो भी याद रखो ना, आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि वो चीज आई कहाँ से, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। बच्चों आपको दिखाऊंगा मैं कितने सारे फॉर्मुले लेके आऊँ, इतने सारे फॉर्मुले लेके आऊँ, आप थक जाओगे याद करते करते, लेकिन आपको सबका बेस पता चल गया ना, ऐसे कर लोगे, ऐसे चुटके मत। खैर मेरी चुटकी अच्छी बचती नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके एंड से पास कर रही है, एंड। पहले वाले में क्या थी, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, इसके एंड से पास कर रही। बच्चों अगर आपको याद हो, एंड का फॉर्मूला क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता था। बस इस बार क्या एंगल थीटा बना रही है ना, इसको एल डैश पुट कर, एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, बस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिंग। बच्चों याद करो, रिंग एक ऐसी, रिंग का क्या होता था, एम आर स्क्वायर, किस किस को याद है, एम आर स्क्वायर। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ यस इनर्शिया सर। ऑफ रिंग अबाउट एन अबाउट ए एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मास परपेंडिकुलरली, क्या होना चाहिए, एम आर स्क्वायर। अब आपसे कोई बोल दे कि उसके डायमीटर के अबाउट बताओ, कितना सिंपल सा है बच्चों, भाई हमें जेड का पता है, जेड का हमें पता है, मान लो ये एक्स है ये वाई है, हमें जेड का पता भाई, परपेंडिकुलर और हमें पता है, तो लिखो यहाँ पे आई जेड विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बच्चों जो डायमीटर है ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, दोनों क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आना है, ठीक है। इसको मान लो आप आई एक्स मान लो, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो बच्चों आई आई एक्स कितना हो जाएगा, आई जेड डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये बात किस किस को समझ आई, आया बच्चों समझ में। सो आंसर क्या गया, यस। एम आर स्क्वायर बाय 2। आप इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन ट्रस्ट में आप 2-4 बार ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अबाउट टेंजेंट इन प्लेन थ्रू सेंटर, कैसे बताओगे, टेंजेंट इन प्लेन थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर। वेट थ्रू सेंटर नहीं आएगा बेटा, अबाउट टेंजेंट इन प्लेन बस, ठीक है। ये गलत लिखा है यहाँ पे, थ्रू सेंटर नहीं होगा, थ्रो अगर सेंटर करोगे तो फिर तो अपना क्या बोलते हैं वही हो जाएगा, फिर तो अपना ये डायमीटर बन जाएगा ना, ठीक है। अब बताओ देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है
प्लेन है, ये मान लो अपना रिंग है, हमें इसकी टेंजेंट के अबाउट निकालना है। टेंजेंट तो ऐसे भी हो सकती है, टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है बच्चों, अभी बताऊंगा उसको मैं, ऐसी हो सकती है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन द प्लेन। तो याद करो बच्चों, हमने जस्ट अभी निकाला है, मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा भी देता हूँ। देखो जस्ट हमने अभी निकाला है कि अगर इसके डायमीटर के अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2 था, तो मान लो ये टेंजेंट, मैं टी लिख देता हूँ, आई टी। सो आई टी इट विल बी, यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, आर, लिखो एम आर स्क्वायर, कितना आ गया फाइनली, 3 आर स्क्वायर बाय 2। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सिमिलरली अब इन्होंने क्या बोल दिया, वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस बार क्या है, ये मान लो ये अपनी रिंग है, इस बार टेंजेंट ऐसे है, ऐसे। अगेन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों, हमें ये वाला पता ना, जो अंदर से पास करती है, तो कितना हो जाएगा हमें पता है, एम आर स्क्वायर पास यहाँ से कितना होता है ना, प्लस में एम डी स्क्वायर कितना है, आर, आगे ना, तो आइस ऑफ एम आर स्क्वायर आगे, देखो ये आ गया सेम। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अब आप देख देख करोगे ना, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको चीज वैसी याद हो जाएंगी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर याद। आगे चले क्या? यस सर। चलिए अब देखो बच्चों, अगर सिमिलरली डिस्क का सेंटर में से कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता था। याद करो कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अबाउट इट्स डायमीटर, तो बच्चों हमने अभी अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा ना, दैट इज, मान लो कि ये आई जेड है, हमें इसका हमें पता, सॉरी बच्चों, इसका हमें पता है, ऑलरेडी दे रखा है, ये हमें पता है, आई जेड। सो आई जेड, ठीक है, ये हमें पता है। अब इन्होंने कहा डायमीटर का बोलते हैं, एक डायमीटर इधर भी कर दो, तो लिख दो उसको, आई डी प्लस आई डी, कितना, आई जेड की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है। तो बच्चों आई डी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, होगा नहीं होगा, बस ये करना है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर सेम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लो रिंग है बच्चों, रिंग है, इसका आप याद कैसे रखोगे? अब देखो रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं, रिंग के जितने भी टुकड़े हैं, इस बच्चों देखो रिंग के जितने भी मासेस हैं, छोटे छोटे मासेस, सारे सेम डिस्टेंस से क्या करते हैं बच्चों, सेम डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस पे सेंटर से, तो इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली सिलेंडर, होलो सिलेंडर, बच्चों सारे जो पार्टिकल्स है सेम डिस्टेंस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो अगर किसी ने बोल दिया कि यू नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट टेंजेंट अलोंग द लेंथ, एक टेंजेंट ऐसे है, बस कुछ नहीं करना, लिखो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस में एम डी स्क्वायर, कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। सिमिलर टू रिंग, रिंग भी ऐसे था। ठीक है बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? रट्टा मत लगाना, चीजें समझो बस। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? आगे चलेगा? कोई डाउट है क्या यहाँ तक बच्चों? नींद आ नो रही है? सर। नहीं सर, ये वर्षा, समझ। भूमिका, दीपिका, खुशी, नीतिका, प्रीति, प्रियंका, रेणुका, तनु, अनुष्का, इसमें से नींद किस किस को आ रही है? नहीं सर, नींद नहीं आ रही है। बाकी बच्चे समझ आ रही नहीं आ रही चीजें? अब देखो सॉलिड सिलेंडर क्या है बच्चों, देखो सॉलिड सिलेंडर बिल्कुल डिस्क जैसा है, बिल्कुल डिस्क जैसा। तो डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता था ना, इसका भी वही होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर आपको इसके पैरेलल निकालना है तो क्या करोगे, देखो एम आर स्क्वायर बाय 2
प्लस एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू डिस्क। डिस्क का ये तो होता था टेंजेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या था? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का आपको ये बच्चों याद रखना है, ठीक है, इनके डेरिवेशन आपको करेक्ट होती है, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखो, अगर दो मान लो दो, एक होलोस्फीयर है एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का सेम मास है सेम रेडियस है, तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.667 mr स्क्वायर। इसकी वैल्यू कम है 0.4 mr स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, इसका मीनिंग समझो। भाई सोचो ना, एक होलोस्फीयर है एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास सेम ले रखा हमने और दोनों का सेम रेडियस है, तो सोचो ना, जो होलोस्फीयर है वो थोड़ा, मतलब वो कैसे बोलूं मैं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कि भाई देखो, सॉलिड में तो मास यहाँ भी तो होगा ना, बीच में भी होगा, ये इसमें सारा खाली पड़ा है, सारा खाली पड़ा है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या, हो सकता है हमारा जो सॉलिड स्फीयर हो, क्या पता वो बना हो रबर का, रबर। ठीक है, तो जो होलोस्फीयर क्या पता बच्चों स्टील का बना हो, भाई तभी तो मुमकिन है ना। भाई होलोस्फीयर का मास और उसका रेडियस, सॉलिड स्फीयर के रेडियस और मास दोनों के इक्वल अगर आपस में होंगे, तो दोनों के बच्चों मटेरियल डिफरेंट होंगे नहीं होंगे? बच्चों मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो एक छोटी सी बॉल है बच्चों, ठीक है, आप ना फील करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, आप सबको अच्छी चीज बताओ, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही? पहले सब बताओ एक बार एक एक करके। यस सर, आ रही है। ठीक है बच्चों, आप सोच के देखो, मैंने 1 किलो की बॉल, मैंने 1 केजी की बॉल रखी है, ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ ली बच्चों, ऐसे क्या क्या बच्चों, हाथ में पकड़ ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ना, ऐसे अपनी जगह पे ऐसे ना खड़े खड़े ऐसे घूम रहा हूँ, खड़े खड़े ऐसे घूम रहा हूँ मैं, बस ऐसे 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 घूम रहा हूँ खड़े खड़े, मतलब ऐसे पूरा राउंड ले रहा हूँ मैं, पूरा ऐसे राउंड ले रहा हूँ। ठीक है, अब सोच के देखो, उस बॉल को मैंने एक रस्सी से बांध दिया बच्चों, उस बॉल को मैंने एक रस्सी बांध, अब उसको मैं जो घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ पूरा, मैं पूरा ऐसे राउंड ले रहा हूँ मैं, लेट मी शो यू, मैं पूरा ऐसे से घुमा रहा हूँ बच्चों, पूरा ऐसे से घुमा रहा हूँ मैं। अब एक चीज बताओ, दोनों में ज्यादा जोर किस में लगेगा? बोलो, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा या फिर पकड़ के ऐसे से घूम जाऊंगा, दोनों में मुझे ज्यादा जोर किस में फील होगा, ज्यादा फोर्स मुझे किस में फील होगा? फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट वाला कौन सा? जो वो टूल वाला था। समझा नहीं, दोबारा बोलो। बच्चों आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, सोच के देखो ना, 1 किलो बोला मैं, ऐसे पकड़ पकड़ ऐसे पकड़ रखे खड़े खड़े घूम रहा हूँ बस मैं, एक मैंने इसको रस्सी से बांध दिया और ऐसे से घूम रहा हूँ मैं, तो ज्यादा जोर किस में लगेगा? रस्सी वाले में। समझ लो, इसको बोलते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? इसमें क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट मास घूम रहा ना, वो दूर चला गया, तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, अब उसको घुमाने में तो ज्यादा जोर लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे होलोस्फीयर पे क्या है, सारा मास दूर दूर है, सॉलिड स्फीयर पे क्या है, कुछ मास तो सेंटर पे भी तो है ना, इसलिए बच्चों इसका इफेक्ट कम होगा, इसलिए बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। ये बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली बच्चों, सॉलिड सिलेंडर का अगर मास इक्वल है किसी होलोस्फीयर से, और अगर दोनों का रेडियस भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, तो बच्चों ये कम होगा। ये बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली बच्चों, रेक्टेंगुलर प्लेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मान लो हमारी एक्सिस रोटेशन बच्चों ऐसे ऐसे पास कर रही है, ब्रेथ के अबाउट पास कर रही है, तो कितना हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12। अगर मान लो ऐसे लेंथ के अबाउट रोटेट कर रही हो, तो कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा ना। अगर ऐसे सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलरली, तो कितना हो जाएगा? एम एल एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ये बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली और स्क्वायर प्लेट में क्या, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या बच्चों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुट कर दो एल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर पुट कर दो, क्या आएगा? एम ए स्क्वायर बाय, सॉरी
अच्छा इन्होंने वैसे दे रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया, ए बार एक्सिस ये ले ली, ए बार एक्सिस ये ले ली, ठीक है, दोनों वैल्यू इन्होंने सेम रखी। लेकिन परपेंडिकुलर इसके इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, एम स्क्वायर पे 6 हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो कि डिस्क है, डिस्क का कितना होता है आपको बस ये याद होना चाहिए, जो सेंटर वाला मेन होता है, जो सेंटर वाला मेन होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये होलो सिलेंडर आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, रिंग का आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बस बच्चों कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, रिंग और होलो सिलेंडर का एक होता है इक्वल, एम स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क क्या होती है, इनका हाफ होता है, एम स्क्वायर बाय 2। होलो स्फीयर का ज्यादा होता है, ज्यादा यानी कि 2/3। सॉलिड स्फीयर का कम होता है यानी कि 2/5। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा समझ समझ के। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आगे चले क्या, ठीक है बच्चों, इसको ना ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो बच्चों इसमें होता देखो क्या, इसका मैंने मतलब क्या है, मान लो कि ये जो मास है ना, ये जो मास एम, ठीक है, इसका इस एक्सिस, मान लो ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट बच्चों मान लो हमारा आई कितना है, हमारा बच्चों कुछ आई मान लो, हमने कुछ आई मान लिया, ठीक है, आई डोंट दे रखा है, ठीक है। सिमिलर बच्चों अगर मान लो हम एक और केस ले लें कि ऐसे कोई एक्सिस रोटेशन है, और जो मास था ना बच्चों, जो मास था इसको हमने क्या मान लिया, हमने इसको एक पॉइंट मास मान लिया बच्चों। क्या मान लिया हमने बच्चों, एक पॉइंट मास। और मान लो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मान लो ये के है, ठीक है। तो बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन और radius of a body about an axis of rotation is defined as the radial distance to a point which would have a same, or we can say which would have a same moment of inertia as the body actual distribution of mass। कहने का मतलब क्या है, ये जो इनर्शिया था ना बच्चों, अगर आप देखो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके अबाउट बोलूँ, ये अगर पॉइंट मास है तो हमारा ये आई डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम के स्क्वायर हो जाएगा ना। ये बच्चों इसके इक्वल हो उसकी क्या कंडीशन होगी, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसकी ये क्या कंडीशन होगी, यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, मेरी बात समझ आई क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। मान लो ये मास है, ठीक है, मैंने इसका इस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस मास का, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब मैंने क्या मान लिया, मैंने सेम मास का मैंने पॉइंट मास मान लिया जो कि इससे के डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा ना। वो पहले वाले के इक्वल होना चाहिए जो हमने पहले निकाला था। तो इससे क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर। देखो यहाँ पे देखो समझना, ए ऑप्शन बी सी। तो बच्चों मुझे कहता हूँ, हमें डिस्क का ऑलरेडी पता है, डिस्क का बच्चों याद करो कितना होता है, mr square by एम स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने बच्चों एक है ना एक्सिस मान ली ऐसे, और कुछ डिस्टेंस पे बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने एक मास रख दिया, सेम सेम एक ये मास रख दिया, पॉइंट मास। इसका मास कितना एम है और डिस्टेंस कितना बच्चों, मान लो डिस्टेंस के है। तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर, और ऐसे रोटेट कर रही, ठीक है। और दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए।
तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r डिवाइड बाय √2 आ जाएगी ना। इस k को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, बस ऐसे करना होता है, ये अपने सर रेडियस ऑफ मतलब गायरेशन। इसमें सब में सेंटर ऑफ मास के इक्वल रखना है, मतलब जो भी दिया होगा नहीं हमें नहीं नहीं उसमें। नहीं 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 नहीं, अगर मान लो ये बोल देते, अगर मान लो ऐसे बोल देते कि भाई एक अगर मान लो ऐसे बोल देते कि ना ये इसके अबाउट अगर इन्होंने दे रखा होता, इसके अबाउट दे रखा होता, तो अब क्या करते? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि आई कितना हो जाएगा, इसके अबाउट आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्क का कितना हो जाएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस में यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो टोटल कितना होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बोल दे कि भाई चलो ठीक है, एक काम करो, अब हमने एक यहाँ से वो हमने ले लिया एक मास, एक मिनट रुको ना। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ से बोलते कि भाई हमने ले लिया ऐसे ले, इसका मास m है और एक k है, तो इसका i कितना हो जाएगा, m k स्क्वायर। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3/2 m r स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, √3/2 r। आया समझ में बच्चों? ये हमें एक्सिस देंगे पहले से, ये हमें एक्सिस दे के रखेंगे बच्चों। मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, जो एक्सिस देंगे ना उसी के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ ये वाली, सेम एक्सिस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। नाउ क्वेश्चन इज, हाँ बच्चों अब थोड़ा हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। so two rods of mass m 2m having the same length l are joined as shown in the figure. Find the moment of inertia about an axis passing through their common point and perpendicular to them. Option A, B, C and D. तो कैसे करेंगे बच्चों? सेम वही फंडा है। क्या करो बच्चों, अगर हमें आई ओन निकालना है, ठीक है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, आई ओ किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2। बच्चों अब मुझे ठीक बताओ, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सबको पता है ml²/3 होता है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। बच्चों डायरेक्टली मत लिख, जहाँ पे देखो यहाँ पे देखो मास के इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। बच्चों जहाँ मास टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना उसको डायरेक्टली मत लिखना, पहले आप लिखो सेंटर पे। ठीक है, ICM प्लस ID प्लस में दूसरे वाला क्या जाएगा, दूसरे वाला क्या, मास L है, इसका आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, ml²/3। तो पहले वाला कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ m L²/12, ये हो जाएगा ना, क्योंकि मास 2 दे रखा है, प्लस में ट्वाइस ऑफ m L/2 का होल स्क्वायर प्लस में m L²/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 6 ml²/6 प्लस में ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m L²/4, ओके, प्लस में m L²/3। फाइनली 6 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ml²
प्लस में 3 ml स्क्वायर प्लस में 2 ml स्क्वायर। फाइनली कितना होगा ये आ जाएगा ml स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। आंसर विल बी ए। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? बच्चों ये वाली बात किस किस को समझ आई? तो ध्यान रखो बच्चों, हमेशा क्या करना, जब भी आपको पैरेलल एक्सिस यूज करनी हो ना, जब भी आपको पैरेलल एक्सिस यूज करनी हो, हमेशा बच्चों चेक करो कि सेंटर ऑफ मास में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला है, तभी आप यूज कर पाओगे अच्छे तरीके से। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। और बच्चों आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? इसका लिखोगे 2m L स्क्वायर बाय 3। आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर आप इसमें डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। आंसर सेम आना है, आंसर सेम आना बच्चों, पर आपको मैंने तरीके से समझाया। समझ लो? चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, हमें बस इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो हमें गिवन है। बस एक एंड का हमें ऑलरेडी पता है, बस तो आपको जो स्फीयर दे रखा है उसका आप ले लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ले लेना, उसको बस शिफ्ट कर देना, वहां पे हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक? आगे चलिए, चलो जो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। बच्चों टॉर्क क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ। व्हाट इज टॉर्क? परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं सीधे सीधे आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। So torque is equal to force into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। कहने मतलब क्या है, मान लो, थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो ये है, ठीक है, आपने सबने दरवाजा देखा होगा, दरवाजा, ठीक है, मान लो दरवाजा ये, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे, अगर इसको मैं ऐसे लगाऊंगा फोर्स, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो नहीं नहीं घूमेगा, ऐसे लगाऊंगा फोर्स तभी नहीं घूमेगा। लेकिन बच्चों देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो देखो घूम जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन होती है। तो टॉर्क इज इट्स मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ वेक्टर, रेडियस वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अगर बच्चों आप सबको याद दो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, आर एफ साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो एक मास है छोटा सा, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने इस पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब देखो इसको निकालने दो तरीके। एक तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमने क्या किया बच्चों, देखो अब ध्यान, अगर आप ध्यान ध्यान दोगे ना, तो ये जो फोर्स है, मान लो ये अपनी एक्सिस रोटेशन है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो बच्चों ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट एफ cos थीटा है, पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, और एक कंपोनेंट बच्चों परपेंडिकुलर। तो क्या लगता है दोनों में से कौन सा रोटेट करवाने में वो है, हेल्प कर रहा है, एफ cos थीटा वाला या एफ sin थीटा वाला? ऑब्वियसली एफ sin थीटा, तभी तो रोटेट होगा ना। अगर आप देखो एफ sin थीटा वाला क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो वाले ये वाला, ये देखो ये ऐसे, मैं ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट तो देखो कैसे दिखाऊं आपको मैं, देखो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स ये ऐसे से घूम सकता है, ठीक है। तो उसका एक कंपोनेंट से ऐसे है और एक कंपोनेंट बच्चों ऐसे है, तो ये वाला तो कहाँ रोटेट कर पाएगा, ये वाला रोटेट करेगा ना। ठीक है, एक तो ये बोल सकते हैं कि आप फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट आपको मतलब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हो फोर्स का। बच्चों आप ये भी तो बोल सकते हो कि अगर आप इस फोर्स को अगर थोड़ा सा आगे खींचोगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस भी तो आप ले सकते हो ना। बच्चों अगर ये थीटा है, ये तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा ना, या होगा? तो बच्चों हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। सो टॉर्क इज इक्वल टू
एफ परपेंडिकुलर इंटू आर और टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये बच्चों दोनों ही है। जो भी आपको क्वेश्चन में लग रहा है ना कि जो सिंपल है, आप इसी को देख के कर सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे चले क्या? यस सर। ठीक है, चलो। नाउ बच्चों अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हम बच्चों अगर डायरेक्शन की बात करें, मान लो ये अपना आर वेक्टर है और मान लो ये अपना बच्चों फोर्स वेक्टर। तो बच्चों जब आपको डायरेक्शन निकालनी हो, सेकंड, सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। देखो बच्चों, अगर आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या करना पड़ेगा? आपको इधर से इधर जाना है। कैसे क्रॉस, कैसे निकालते थे? याद करो, राइट हैंड फिंगर, आर क्रॉस एफ, तो आर के अलाइन कर लो, टूवर्ड्स एफ जाओ। तो ये बच्चों डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है ना। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? डॉट, यानी कि बाहर की तरफ। ये बात किस किस को समझ आई? सो यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द टॉर्क ऑफ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक फोर्स इधर लग रहा है, अपन ये डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है बच्चों? कुछ नहीं करना होता, दोनों के जो डॉट है ना, दोनों के जो टेल है, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो अपना आर ऐसे, सॉरी, तो अपना आर वेक्टर है इधर ऐसे आ जाएगा, ये अपना आर वेक्टर। क्या करो, यहाँ पे फिंगर रखिए अपने, आप रोटेट कर तो ये तो देखो एफ तो उधर है ना, आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो एफ अंदर की तरफ, यानी कि टॉर्क अपना बच्चों कैसा आ गया? अंदर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे अगले वाले में यहाँ पे ऐसे करना आपको, रेडियस वेक्टर है, दोनों की टेल ज्वाइन कर दो। लो भाई, ज्वाइन कर दिया टेल, आर वेक्टर, घुमाओ फिंगर एंड टुवर्ड्स एफ, ये क्या बाहर की तरफ है। तो बच्चों क्या गया? डॉट। सिमिलरली बच्चों ये भी हो जाएगा ना, तब आप ये करोगे, या आर करोगे ना। अब देखो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। बच्चों सबको समझ आ रहा है? मैं खुद से बात कर रहा हूँ? हाँ, सबको समझ आ रहा है या खुद से बातें कर रहा हूँ मैं? आ रहा है सर। सर आ रहा है। पक्का? चल बहुत यस बढ़िया, सर। फिर तो हमारे बच्चे बहुत तेज हो गए, बहुत ही बढ़िया, छा गए हमारे बच्चे। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप ट्राई करना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क को आप हमेशा पॉजिटिव लेना, आप ट्राई करना। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों में से किसी को पॉजिटिव मान सकते हो, आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो, इसको मान सकते हो। ये वैसे तो अलग अलग एग्जाम्पल है, आपको मैं बाकी एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, एक मिनट आपको एग्जाम्पल है। चलो पहले इसका टॉर्क निकालो बच्चों। सो फाइंड द टॉर्क इन द गिवन फिगर। निकालो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं करना, रेडियस वेक्टर ना, बस इसको यहाँ यहाँ घूम दो। अब देखो ये एंगल दे रखा है, तो एक काम करो ना, इसको रिजॉल्व कर लो भाई। एक अपना इधर कर लो, एक अपना इधर कर लो। हमें किससे मतलब? हमें तो परपेंडिकुलर वाले से मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 साइन 30 डिग्री, यानी कि 5, बस 5 हो गया ना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 2 × 5 यानी कि 10 न्यूटन मीटर। आंसर इज ए। अगर आपको निकालनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ये आर वेक्टर इधर जा रहा था, ये अपना फोर्स वेक्टर इधर है, तो क्या है बच्चों? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो यहाँ से अपना टॉर्क कैसा आ जाएगा? टॉर्क इज अंदर की तरफ। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? बच्चों समझ आई क्या? आगे चले? यस चलो सर। आओ बच्चों, देखो एक फॉर्मूला आपने देखो, आप याद है फोर्स क्या होता था?
मास इंटू एक्सेलेरेशन। सिमिलरली बच्चों इन रोटेशनल मोशन अपना जो टॉर्क है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, मास की जगह क्या आएगा यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। और बच्चों ए इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था ना। सिमिलरली बच्चों a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये बात किस किस को समझ आई? तो बच्चों आप सीधी सीधी चीज निकाल सकते हो यहाँ पे। तो जैसे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? क्लियर है क्या? तो इसे एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों अब ध्यान रखना, बच्चों ध्यान क्या रखना, हम आगे जब भी देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ इक्विलिब्रियम होते हैं, हम टॉर्क और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने की कोशिश करता है ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आपको एक को पॉजिटिव लेना, आपको एक को नेगेटिव लेना है। जैसे आपको एक छोटा क्वेश्चन करना, देखो क्वेश्चन देखो है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द गिवन फिग। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। देखो बच्चों क्या करना, अब देखो इस पे ना दो इक्वेशन लिखो आप। जब भी बच्चों रोटेशन मोशन पे काम करो ना, हमेशा दो इक्वेशन लिखो। एक तो लिखो बच्चों ट्रांसलेटरी इक्वेशन, ट्रांसलेटरी इक्वेशन मतलब क्या है, फोर्स वाली। मैं लिख देता पे फोर्स वाली, ठीक है। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब मान लो एक रॉड है लटका रखी है, इसका अगर आप बनाओगे एफबीडी तो एमजी फोर्स नीचे लग रहा है। मान लो इसमें टेंशन T1 है ऊपर लग रहा है, इसमें टेंशन T2 ऊपर लग रहा है। बच्चों को एक चीज हो, जब ये रॉड मूव नहीं कर रही, हम बोल सकते ना कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ नेट ऑन रॉड इज 0। देयरफॉर T1 जो ऊपर जा रहे हैं, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड अपनी इक्वेशन क्या चाहिए बच्चों, रोटेटरी इक्वेशन, मतलब टॉर्क वाली। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है भाई, टॉर्क जब लगता है तो घूमता है ना, ये तो घूम भी नहीं रही है, घूम नहीं रही है, तो हम बोल सकते हैं ना कि नेट टॉर्क इज 0, नेट टॉर्क इज 0, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, सो अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, मैंने बोला भी है आपको। यानी कि इसका मतलब क्या है भाई, अगर कोई चीज नहीं घूम रही है और उसमें फोर्स लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों सोच के बताओ T1 T2 में से कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। मतलब इसका मतलब देखो होता क्या है, टॉर्क आप फोर्स देखो, कौन सा फोर्स उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई कर रहा है और कौन से वाला फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज यहाँ पे मिस कर दी मैंने, टॉर्क नेट इज 0 अबाउट सेंट्रोमास। बच्चों हमेशा आप ट्राई करें, आप सेंट्रोमास के अबाउट ही आप बात करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंट्रोमास क्या है, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों देखो अगर बात करता मैं क्लॉकवाइज टॉर्क, तो सोचो आपको लगता है जो T1 है, अगर ये इसका बस चले तो इसको उठा के ये ऐसे ले जाए, इसका बस चले तो आप अगर थोड़ा ज्यादा जोर लगा दो तो ये जो रोड है, रोड ऐसे नहीं घूमने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन सा टॉर्क होगा अपना, T1 इंटू L/2।
विच इज इक्वल टू T2 इंटू ये क्या बच्चों, अब इसका मसले तो इधर घुमा दे इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो T2 क्या अपना एंटी क्लॉकवाइज L/2, तो यहाँ से बच्चों T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टॉर्क बिकॉज ऑफ mg फोर्स भी लग रहा है ना, इज 0। क्यों? क्योंकि बच्चों mg कहाँ पे लग रहा है, mg लग रहा है सेंटर पे, mg सेंटर पे लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है। कंडीशन ऑफ टॉर्क टू बी 0, फर्स्ट क्या है, फोर्स फोर्स पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड व्हेन फोर्स इज 0, ठीक है। ये जो हमारी कंडीशन होती है, तो यहाँ पे देखो mg क्या है, mg तो सेंटर से पास कर रहा है ना, हम बस जो सेंटर मास का अबाउट निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों अगर T1 T2 इक्वल आ गए तो हम लिख सकते हैं ना, so therefore T1 plus T2 is equal to mg, so twice of T is equal to mg, so T will be mg by 2, so answer will be C। ये तो मैं पहले भी बता था भाई, देखो सिम अगर सेम सेम अगर स्ट्रिंग है, अगर आप ऐसे उठा रहे होंगे, ठीक है, तो सेम आएगी, ठीक है। चलो तो इसके बारे में बात करते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बच्चों, सेम बिल्कुल सेम वही वैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है बच्चों, इस बार आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। मान लो ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं पहले ट्रांसलेटरी इक्वेशन, क्या है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया। सेकंड क्या है अपना, रोटेटरी इक्वेशन, ठीक है, अबाउट सेंटर मास। देखो क्या हो जाएगा, सेंटर मास क्या, देखो जो रॉड है उसका सेंटर मास क्या है, वो तो सेंटर ही है ना, तो लिखो यहाँ पे 0, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सारे क्या इक्वल है। इसका मतलब है, देखो बच्चों, जो T1 है, T1 क्या कोशिश कर रहा है, T1 तो कोशिश कर रहा है ना, किसको, कैसे करे, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखो यहाँ पे, so T2 इंटू L/2 विच इज इक्वल टू T1 इंटू, बच्चों इस बार T1 की वैल्यू बदल गई, L/4, सो देयरफॉर T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। क्यों, आप खुद सोच के देखो ना भाई, देखो जो T2 है, सॉरी जो T1 है, पहले क्या था, यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था, इसमें क्या है, तो बच्चों दोनों आपस में सेम सा बांट रहे थे। इस बार क्या है, इस बार ये बीच में यहाँ कहीं लग रहा है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, लिखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ T2 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, so T2 will be equal to mg by 3, तो T1 क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ mg by 3, T1 twice of mg by 3, so answer will be T1 is twice of mg by 3,
आंसर इज ए। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? सिंपल सा फंडा होता है बच्चों, दो इक्वेशन एक होती है, एक होती है ट्रांसलेटरी, यहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे, एक होती है रोटेटरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों कुछ क्लियर हुआ क्या रोटेशन के बारे में? यस सर। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, अदरवाइज काफी बच्चे नींद में आ जाएंगे, सो जाएंगे। हाँ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई भी डाउट है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? बच्चों जहाँ का नोट्स बच्चों रिवाइज करते रहना, उसी बच्चे की रैंक अच्छी आएगी तो बच्चा नोट्स रिवाइज करे। बच्चों बिना नोट्स रिवाइज करे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको पहले बता रहा हूँ मैं। सिलेबस हम पूरा करवाई दूंगा मैं, ऐसा नहीं, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा बिल्कुल, लेकिन बच्चों जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ना तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए बच्चों नोट्स रिवाइज करते हो, ठीक है? चलो फिर नाउ वी कैन